नमस्कार। टॉक टाइम में मुलाकात आपकी करवाते हैं कैसे युवा राजनेता से जो इंजीनियरिंग करने के बाद राजनीति में आए हैं, जो पहले पार्षद बने और फिर 4 बार विधायक भी और अब मंत्री भी हैं। वो जितने सख्त हैं उतने ही संवेदनशील हैं। हमने उनको अफसरों को लापरवाही बरतने पर डांटते भी देखा है और अपनी जनता के सामने आंसू बहाते भी देखा है। तो आइए मुलाकात करते हैं विश्वास सारंग से, जो मध्य प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण के मंत्री। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमने आपका जो प्रोफाइल देखा और आपको हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं भोपाल के लोग, तो अच्छी खासी इंजीनियरिंग करने के बाद आपने राजनीति को चुना। तो क्या राजनीति में ही आने का मकसद था या कोई इंसिडेंटली आप राजनीति में? नहीं, बिल्कुल सोच समझ के आया हूँ। मेरे पिताजी की प्रेरणा, मेरे परिवार की प्रेरणा, मेरी पृष्ठभूमि, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैलाश सारंग जी और प्रसून सारंग जी का बेटा हूँ। वो एक ऐसा शख्स जिन्होंने बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद इस देश की आज़ादी और ख़ासकर भोपाल को हिंदुस्तान में मिलाने के विलीनीकरण आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार से प्रेरित होकर सार्वजनिक क्षेत्र में काम शुरू किया था मेरे पिताजी ने। और वो देश के बड़े राजनेता थे। मैंने बचपन से राजनीति देखी, तो मैं बाय चॉइस राजनीति में, बाय डिफॉल्ट राजनीति में नहीं आया। पिताजी ने रोका नहीं कभी कि कहाँ? निश्चित रूप से रोका उन्होंने। जैसा आपने जिक्र किया कि मैं तो जब 9th में था, जब मैं विद्यार्थी परिषद का शायद सबसे युवा नगर का पदाधिकारी बना होगा। जब मैं 9th में था, जब मैं नगर कोषाध्यक्ष बन गया था। विद्यार्थी परिषद में जुगाड़ से कोई पद नहीं मिलता। ये मेरा सौभाग्य था कि उस समय के नेतृत्व में मुझे विद्यार्थी परिषद में पद दिया और हमने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय की सरकार ने, अर्जुन सिंह साहब की सरकार थी और पीएमटी में इंग्लिश कंपलसरी की थी, तो हमने वो आंदोलन उसके खिलाफ किया था। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं लौटा तो मुझे 93 में मैंने इंजीनियरिंग की और 94 में नगर निगम के भोपाल के चुनाव थे। मुझे चुनाव में टिकट मिल गया वार्ड नंबर 5 से, कोहे फिजा से। पिताजी खुद उस कमेटी में थे और उन्होंने उस कमेटी में मेरे नाम का बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी इंजीनियरिंग करके आया, इसको और काम करने दीजिए, जब टिकट दें। और उस समय की बाकी कमेटी के सब सदस्यों ने बोला कि एक युवा है और इसलिए हम टिकट देंगे। टिकट डिक्लेयर हो गया। जब वो रात में कमेटी की बात घर पर आए तो वो बहुत नाराज हुए और घर में 2 घड़े बन गए। एक तरफ मेरी माताजी मेरे साथ थी कि नहीं, बेटे को जब इसने काम किया तो इसको टिकट मिलना चाहिए, और मेरा पिताजी बिल्कुल खिलाफ थे। और सुबह होते होते उन्होंने मुझ पर इतना दबाव बनाया और उन्होंने कहा यदि तुम मेरी बात मानते हो तो तुम खुद जाकर मना करो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मुझ पर दबाव उन्होंने इतना बनाया और पिताजी ने कहा कि नहीं, यदि सार्वजनिक क्षेत्र में आना है तो कार्यकर्ता के रूप में पहले काम करो। तो मैंने, ये सत्य है कि मेरे को टिकट मिला हुआ, मैंने वापस किया। पार्टी से बोला कि मैं इस साल चुनाव नहीं लड़ूंगा इस बार, और मैं उस समय चुनाव नहीं लड़ा। मैं युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा। फिर 99 में मैं पार्षद का टिकट मुझे मिला और मैं पार्षद बना। मेरे पिताजी बहुत बड़े विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। आप ब्रजेश जी, मेरे को पिताजी ने कभी डांटा नहीं, मुझे कभी मारा नहीं। मेरे पिताजी और मेरी केमिस्ट्री अलग थी, अलग तरह से मेरे उनके संबंध थे। और मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति, शायद वैसे तो हर पिता हर बेटे को बहुत अच्छा लगता है, पर वो मेरे गाइड, फिलोसोफर, मेरे नेता, मेरे दोस्त, मेरे पिता, मेरे साथी, मेरे मार्गदर्शक, सब कुछ थे। वो ऐसा फ्यूजन था एक व्यक्तित्व का। उनका ये कहना था काम करो, कि आप राजनीति में बाय चॉइस हो, बाय डिफॉल्ट नहीं हो। इसलिए राजनीति को यदि चुना है तो उसकी आचार संहिता का पालन करना है, उसकी जो भी गुण है, और यदि उस प्रक्रिया को लेकर कहीं कोई दिक्कत है तो उन दोनों को अडॉप्ट करना है। इसलिए ब्रजेश भाई, आप कभी रात में 3 बजे भी मुझे फ़ोन करोगे, ये मेरे पिताजी की सीख थी। मैं फ़ोन उठाता हूँ, मेरे बगल में मैं फ़ोन रख कर सोता हूँ। और पिताजी का एक और निर्देश था कि जब आप 3-4 बजे फ़ोन उठाओगे तो गला साफ करके हेलो बोलना। उनको ये नहीं लगना चाहिए आप सो रहे हो, नहीं तो वो सोते हुए सोच के हो सकता है संकोच करे काम बताने में। क्या बात है। तो ये पिताजी की सीख थी और भगवान का आशीर्वाद है। वही हम देखते हैं कि आपके यहाँ लोगों को मिलने जुलने वालों की भीड़ लगी रहती है, आप हमेशा लोगों के लिए फ़ोन भी उठाते हैं। मगर आपके पिताजी की भी बड़ी, मैंने भी देखा है, बड़ी सहजता थी, सबसे मिलते जुलते थे और सभी पार्टी के नेताओं से संबंध थे। उनके एक अच्छे मित्र रहे दिग्विजय सिंह जी, और आप दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बड़े आक्रामक रहते हैं, ऐसा क्यों? दिग्विजय सिंह
जी बहुत बड़े राजनेता हैं और मैं उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत नहीं रहता हूँ। विचार हमारे अलग हैं, निश्चित रूप से अलग। मेरे पिताजी भी उनका बहुत विरोध करते थे, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आज कल, मैं फिर व्यक्तिगत उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो मेरे वरिष्ठ हैं, वो मेरे बहुत सीनियर हैं और वो मध्य प्रदेश के सीनियर राजनेता हैं। और हमारे संस्कार ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत किसी पर बात करें, पर यदि वो किसी आतंकवादी का समर्थन करेंगे तो फिर तो मुझे उनके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। यदि वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदू मतावलंबियों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ यदि कुछ बोलेंगे तो ये मेरे विचार से अलग है। पिताजी भी उनका विरोध करते थे, मैं भी विरोध करता हूँ। वो हमारी विचार, यदि सनातन को गाली देंगे तो कैसे चलेगा? यदि वो जाकिर नायक के मंच पर जाकर एक आतंकवादी को पैदा करने वाले संगठन को लीड करने वाले व्यक्ति को की तारीफ करेंगे तो क्या हम आप उनकी तारीफ करेंगे? हम उनका विरोध करेंगे। मंच पे गए थे कभी वो? निश्चित रूप से। जाकिर नायक का वीडियो है, उन्होंने जाकिर नायक को शांति दूत कहा। वो जाकिर नायक जिसको इंटरनेशनल रूप से विवादास्पद माना जाता है, बहुत देशों ने उस पर, बल्कि मुस्लिम देशों ने जाकिर नायक पर पाबंदी लगाई है। और उसके मंच पर जाकर यदि दिग्विजय सिंह जी यदि उसकी तारीफ करेंगे तो सॉरी टू से मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। पर व्यक्तिगत रूप से मैं, वो मेरे बहुत वरिष्ठ है, मेरी हैसियत नहीं है। देखिए मैं बहुत छोटा हूँ, मैं उनके सामने पद में, कद में, हर चीज में बहुत छोटा हूँ। तो दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े, परंतु विचार के खिलाफ होंगे तो कोई भी होगा। मेरा परिवार का व्यक्ति भी यदि हमारे विचार के खिलाफ जाएगा, सनातन के खिलाफ जाएगा, देश के खिलाफ जाएगा, देश की अस्मिता के खिलाफ जाएगा, तो मेरे परिवार का भी सदस्य होगा तो मैं उसका खुलेआम विरोध करूंगा। इसलिए व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक रूप से मैं उनके खिलाफ हूं। कभी आपको मिलते हैं तो कहते हैं बबलू तुम क्या बोलते रहते हो मेरे बारे में? देखिए मैं फिर कहूंगा कि वो बहुत वरिष्ठ हैं और मेरी ऐसी कोई मुलाकात भी उनसे नहीं होती, पर जब वो मिलते हैं तो मैं सम्मान के साथ उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरे संस्कार हैं और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत नहीं, मेरी हैसियत भी नहीं है। देखिए दिग्विजय सिंह जी बहुत, मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। बीजेपी में तकरीबन सभी पदों पर रहे, आप युवा मोर्चा के प्रभारी रहे, बड़ा जोरदार भाषण देते रहते, आप किस तरह युवा मोर्चा में बड़े आंदोलन किए हैं। और शिवराज जी के साथ भी आप लंबे समय से जुड़े रहे, शिवराज जी से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत शुरुआत से हमने देखा, उन्होंने अपनी कैबिनेट आपको मंत्री भी बनाया। देखिए शिवराज जी एक बड़े राजनेता हैं और विनम्रता के साथ उन्होंने एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया। गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो खूबी यही है। आप नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, नरेंद्र मोदी जी का पारिवारिक क्या पृष्ठभूमि है? एक गरीब परिवार, उनकी माताजी दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी, वो चाय बेचती थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, समर्पण के कारण वो देश के प्रधानमंत्री बने। मोहन यादव जी एक गरीब परिवार के व्यक्ति, उनके पिताजी भी मिल में मजदूर थे। तो मोहन यादव जी अपनी दक्षता के कारण, अपनी समर्पण के कारण आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान जी का आपने नाम लिया। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ राजनेता हैं जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, परंतु वो आगे बढ़ रहे हैं। शिवराज जी जो भावनात्मक संपर्क बनाते थे, जो शादियाँ करवाते थे, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ आपने सीखा। जिस तरीके से आप राखियाँ बनवाते हैं महिलाओं में जाके, मुस्लिम महिलाओं बहनों से भी राखी बनवाते हैं, वो एक अलग टाइप का। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दुनिया का ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा राखी बनवाने वाला भाई हूँ। जब मैं 2008 में नरेला में पहुंचा तो उस समय ऐसी बात निकली कि मैंने ऐसा ही बहनों को बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं राजनीति की रफ्तार को, राजनीति की दिशा को बदलूं। मैंने कहा कि मैं यहाँ का नेता नहीं बनना चाहता, मैं यहाँ का भाई बनना चाहता हूँ। मेरा यही लक्ष्य था कि नरेला विधानसभा ये विधानसभा नहीं, परिवार है, और विश्वास सारंग ये यहाँ का नेता नहीं, परिवार का सदस्य है। तो उस लक्ष्य को लेकर जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे प्रसन्नता है कि बहनों ने भी शिरोधार्य किया। और मेरा ये मानना है कि राजनेता और जनता के बीच में केवल चुनाव के संबंध नहीं होने चाहिए। केवल चुनाव में वोट लेने के संबंध रखेंगे, यदि जनता केवल सड़क, पानी, बिजली, नाली के संबंध नेता से रखेगी तो फिर वही फॉर्मल रहेंगे। हमने उस दिशा को बदला और इसीलिए आज लगभग 1.5 लाख बहनें मुझे राखी बांधती हैं। बहनें साल भर इंतजार करती हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे ब्रजेश जी, रोती हैं, मैं रो देता हूँ।
और हजारों की संख्या में आपने कार्यक्रम बिल्कुल। देखे, एक पंडाल में 10-10, 20-20 हजार बहनें रहती हैं और वो आती हैं, राखी बांधती हैं। अभी तो मैंने पिछले ये मेरा लगभग 2009 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 2 साल पहले तो आप विश्वास नहीं रहेंगे, 3-3, 4-4 ट्रक नारियल इकट्ठे हो जाते थे। फिर मैंने उनको निवेदन किया कि नारियल मत लाइए, रुमाल मत लाइए, राखी भी लाएं तो बहुत सस्ती लेके आए। मेरे यहाँ से यहाँ तक राखी के हाथ बन जाए। वो जो प्यार है, देखिए वो इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं, वोट से लेना देना नहीं, काम से लेना देना नहीं। तो मुझे लगता है कि यदि राजनीति में आप सच्चे मन से यदि आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और जनता से अच्छा कनेक्ट रखते हो, तो निश्चित रूप से इसका जनता भी इसको पूरी तरह अडॉप्ट करती है। तो शायद यही वजह है कि आपको जनता ने एक जगह की जनता ने नरेला, जो बहुत टफ विधानसभा समझी जाती है, मानी जाती है, वहाँ से 4 बार लगातार जीता। हमने देखा बहुत धार्मिक है, हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हैं, हाथ में भी हम देख रहे हैं आपके बहुत सारे, हमेशा कुछ ना कुछ बंधा रहता है। तो ये कितनी ताकत देता है आपको? और पूरी ताकत यही देता है। हम लोग तो सब, हमारी क्या हैसियत है, सब हमारे खेड़ापति हनुमान जी महाराज विराजमान है। ब्रजेश भाई, मैं रोज उनने अलाउ किया है, उन्होंने अनुमति दी है। मैं ऐसे एरोगेंस में नहीं रहता कि मैंने किया है, भगवान ने ये अनुमति दी कि मैं रोज जाके उनके दर्शन कर पाऊँ। तो रोज जाते हैं? हाँ, वो उनकी अनुमति है, वो कृपा बना के रख रहे हैं। शायद ही कोई दिन होता होगा जो आप जाते नहीं होंगे वहाँ। शायद ही कोई दिन नहीं, हाँ। कोई दिन नहीं ऐसा होता है कि जिसमें ना जाऊं, और वो उनकी कृपा है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ उनके प्रति प्रणाम करते हुए, खेड़ापति हनुमान जी महाराज के प्रति प्रणाम करते हुए, ये उनकी कृपा है कि वो अनुमति दे रहे हैं कि आप आइए, मेरे दर्शन कर लीजिए। नहीं तो हमारी क्या हैसियत है। और हम लोग तो देखिए, हम सनातन दर्शन में विश्वास करने वाले लोग। मेरी माताजी बहुत धर्म परायण थी, बहुत धार्मिक थी, उन्होंने ये हम लोगों को सीख दी। हमारे पिताजी, तो हम तो पूरा परिवार केवल और केवल भगवान के भरोसे हैं, भगवान की कृपा है। तो आप ड्रेसअप भी रहते हो, हमने देखा कि हमेशा एकदम अप टू डेट तरीके से, बढ़िया कुछ लगा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये चीज़ कहाँ से सीखी और कितना आपको प्रभावित करती है, क्या वजह है इसकी? हमेशा हम विश्वास सारंग को एक नए रूप में देखते हैं कि स्टाइलिश, स्मार्ट नहीं या नहीं, ये बताओ। अच्छा पहनता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दाद देते हैं आपकी पसंद की। मगर ये काला रंग ही पसंद है या कोई और रंग? इसकी क्या खास वजह है? देखिए क्या हुआ कि मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो हम बाल दिए जाते हैं, तो उस समय आप टोपी पहनते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक बार, किसी मेरे दोस्त ने बहुत सारी अलग अलग कलर की टोपी लाके दी, तो मेरे गुरुजी ने ये मेरे पहनाई और उनका ये कहना था कि यही पहनी। अच्छा। तो उस दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। क्या बात है। तो अब मेरे को ठीक लगता पर रंग भी आप एक ही पसंद करते हैं? हाँ, जो उन्होंने दिया था गुरुजी ने आपके? जो उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला था यही पहनिए, तो यही पहन। क्या बात है। हमने देखा आप एक बहुत बढ़िया, आपकी इमेज है एक अच्छे चुनाव प्रबंधक की है। मध्य प्रदेश में कोई फंसा हुआ चुनाव होता था तो आपको भेजा जाता। तो अभी कुछ दिनों पहले आप लोग बिहार से भी लौटे, बिहार में भी आपने लंबा डेरा डाल के काम किया। तो बिहार में ये जो बीजेपी की जीत मिली है, तो वो तो अपनी जगह है, मगर आप जो चुनाव प्रबंधक बन के जाते हैं, तो मैंने एज ए लेमैन या आम दर्शक जाने कि आप लोग वहाँ क्या काम करते हैं? ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जीत होती है इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है, हमें कोई श्रेय नहीं है। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप, ये एरोगेंस में रहना नहीं चाहिए कि हम गए तो जिता दिया। बहुत सारे नेता ये क्लेम करते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं गया तो मैं जीत गए। हम तो छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो यही है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो या विश्वास सारंग, हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि मंच पर यदि हमें भाषण देना होगा तो हम भाषण देंगे, यदि पार्टी आदेश देगी मंच लगाने का तो मंच लगाएंगे, और पार्टी आदेश देगी दरी बिछाने का तो दरी बिछाएंगे। तो जब कार्यकर्ता के रूप में आप जाते हो तो जो काम पार्टी का रहता है, देखिए यदि मैं 2 महीना भी बिहार में रहा और मैं ये कहूँ कि मेरे कारण पार्टी जीत गई, तो ये तो किसी औचित्य नहीं है। वहां पर पार्टी का ऑलरेडी काम था, कार्यकर्ताओं के से मिलकर उसको सिंक्रोनाइज करने का, उसको तारतम्य में जमाने का काम हमने किया। बिहार की जीत नरेंद्र मोदी जी के विकास और कल्याण की जीत है। बिहार की जीत नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की सुशासन की जीत है। बिहार की जीत से ये बात स्थापित हुई है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा दी है उसको लोगों ने स्वीकार किया है।
मैं विजय जी बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत राजनीतिक क्षेत्र का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए और इस देश की राजनीति में काम करने वाले विभिन्न अच्छा, राजनीतिक मगर दल के छोटे लिए कार्यकर्ता आप कब तक रहेंगे? 4 बार आपने विधानसभा चुनाव जीते हैं, दो बार से आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के। तो छोटा कार्यकर्ता आप कब तक कहेंगे अपने? जो मैं छोटा ही हूँ। नहीं नहीं, हम मैं लोग तो छोटा हूँ। आपकी देखिए, जनता समझते हैं आप तो बड़े नेता हैं भाई। 4 बार विधानसभा चुनाव जीते कम होता है क्या? नहीं, ये तो छोटा ही कार्यकर्ता अच्छा। हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ताकत है और भगवान की कृपा है कि मैं जीत रहा हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर विनम्रता, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ब्रजेश जी कि आप टीवी के सामने मेरे से बात कर, कैमरे के सामने मुझसे बात कर रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, देखिए कौन क्या सोचता होगा ये अलग बात है। मैं फिर अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जिंदगी जीने का एक तरीका है। मैं 100% आचार संहिताओं का पालन करता हूँ। मैं 100% मेरी क्या कुछ लिमिटेशंस हैं उसका, सीमाओं का पालन करता हूँ। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं विचार पर चलते हुए जिस राजनीतिक दल ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर सकूं, उसके छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और यही भाव रहता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि बिहार की जीत मोदी जी की जीत है, तो बिहार की हार क्या राहुल गांधी की वजह से हार है कि राहुल गांधी की हार कहेंगे? देखिए, अब मुझे लगता है कि आपने भी कहाँ कंट्रास्ट कर दिया एकदम, कहाँ अच्छी बातें हो रही थी, कहाँ राहुल जी को लिया है। आप भी राहुल गांधी जी, मैं फिर विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि राहुल जी में अभी मैच्योरिटी नहीं आ पाई है। विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ। मैं किसी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना अलग बात है, आपके साथ बात करने में मैं व्यक्तिगत बात नहीं लाना चाहता। और राहुल जी को समझना पड़ेगा राजनीति, स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड एक्शन पर काम करना। ये राजनीति कोई फिल्म नहीं है कि डायरेक्टर ने ये बोल दिया 3 कदम चल जाओ, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। यदि आप खिलौना बनकर काम करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। और राहुल जी की दिक्कत ये हो गई है, बल्कि ये नेहरू परिवार की दिक्कत हुई। नेहरू परिवार ने जब से गांधी शब्द को चुराकर अपने साथ जोड़ लिया तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि इस देश में केवल इस सरनेम से हम काम कर लेंगे। ये साम्राज्यवाद का देश नहीं है। ये कोई किसी परिवार को लेकर जनता चलेगी ऐसा नहीं है। आप गांधी का नाम लगा दोगे तो राहुल जी काम नहीं चलेगा। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि वो आपका चैनल देखते होंगे तो मुझे लगता है उनको सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, उनको ये बात लिख लेनी चाहिए। तो राहुल जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो केवल आप गांधी सरनेम लगा दोगे उससे काम नहीं चलेगा। आप को समझना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। ये तीनों एन की कमी है और हमारे पास एन है, नरेंद्र मोदी। न्यू आइडियाज हैं। ये जो राजनीतिक अति व्यस्तता है, हम लोग देखते हैं हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, कभी यहाँ भोपाल में, कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जनता के बीच में, तो इस सब के बीच में परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं? देखिए, जैसा मैंने ब्रजेश भाई बताया कि मैं तो जब से पैदा हुआ उसके 9 महीने ज़्यादा की राजनीति देखी। मेरा ये सौभाग्य कि मेरे पिताजी बहुत बड़े नेता थे जब मैंने होश संभाला, उससे पहले से पारिवारिक माहौल भी ऐसा ही है। और जब मैंने शादी की थी तो मेरी श्रीमती जी ने भी पूरी तरह ठोका बजाया था कि भाई यहाँ, और उनको ये बात पहले ही बता दी गई थी कि मेरा सार्वजनिक क्षेत्र में काम करूँगा तो परिवार के लिए तो समय है। वो तो हमारी, देखिए, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे ब्रजेश जी कि हम यदि ये मानते हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे तो समाज का ही अंग हमारा परिवार भी है, हमें उसको अलग नहीं देखना। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी ऑल्सो। तो इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम परिवार पर भी ध्यान दें। और ये देखिए, एक बात और ब्रजेश भाई मैं बोलना चाहता हूँ, 24 घंटे बहुत होते हैं। यदि आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो सब कुछ है, सब चीजें करने के लिए। हमारी रूमा भाभी को शिकायत नहीं हो तो रूमा भाभी को शिकायत नहीं होती हुई कभी कि नहीं, ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। अच्छा। और देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करता है ना, उसका परिवार तो हर समय उसको प्रोत्साहित करता है। क्योंकि मेरे बच्चे भी, मेरे परिवार, मेरी बहनें, मेरे भाई, सभी लोग, आपका बड़ा परिवार है और आप बड़ा परिवार है। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि
भगवान की कृपा है, हम सब मुझे नहीं लगता होगा आपको किसी से शिकायत होती होगी। नो क्योंकि नो आप- नो 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 मैं देखिए, फिर मैं विनम्र, मैंने आपसे बोला मैं जिंदगी की आचार संहिताओं का पालन करता हूँ। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, हाँ। तो मैं घर में छोटा ही बनकर रहता हूँ। अच्छा, आपके विभाग की बात करें तो आपके विभाग के पास बहुत सारी अकादमियां हैं, खेल विभाग के पास कैसा परफॉर्म कर पा रही हैं? कुछ बीचों बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, बीचों कुछ अकादमियों के बंद होने की बात चली थी। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में खेल को हम बहुत तेज गति से आगे लेके जा रहे हैं। खेल और युवा कल्याण को लेकर हम काम कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेलों में 16वें-17वें नंबर पर आता था, अब हम पिछले 2 खेलों से तीसरे नंबर पर आए। तो ये हमारा अचीवमेंट है। और जो एकेडमीज की शुरुआत हुई है, ये मध्य प्रदेश ही देश का अग्रणी राज्य है जिसने ये शुरुआत की। पर कोई भी प्रयोग होता है, कोई भी प्रतिष्ठान बनता है, तो पीरियडिक उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो जो अच्छा कर रहे हैं वो और बढ़ेंगे, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर विचार किया जाएगा। क्या अभी पर ऐसा कोई विचार किसी नाम को लेकर नहीं, पर हम समीक्षा कर रहे हैं। यदि हमें लगेगा कि इस एकेडमी को हमें अभी कंटिन्यू नहीं करना है तो हम रोकेंगे, पर अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा स्पोर्ट्स का नेशनल इवेंट मध्य प्रदेश में? देखिए, हमने प्रयास कर रहे हैं हम, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शूटिंग रेंज वर्ल्ड क्लास की है, हमारा एक्वेस्टेरियन जो एकेडमी है वो वर्ल्ड क्लास की, घुड़सवारी की। तो हमने प्रयास किया। मैं पीछे मनसुख भाई जो हमारे खेल मंत्री हैं उनके साथ मिला था, और उसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि यदि ओलंपिक की मेजबानी हिंदुस्तान को मिलती है, जिसका प्रयास सरकार कर रहा है, सरकार कर रही है, तो कम से कम 3 खेल को हम होस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, शूटिंग एकेडमी हमारी बहुत अच्छी है, शूटिंग रेंज बहुत अच्छी है, वो वाटर स्पोर्ट्स ही भोपाल में वाटर बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल, प्राकृतिक रूप से जो हमें सौगात मिली है वाटर बॉडीज की, वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए उससे अच्छा कोई कुछ हो नहीं सकता। तो हमने निवेदन किया, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है यदि ओलंपिक हिंदुस्तान में होते हैं तो कम से कम 3 खेल की हम मेजबानी करेंगे। उसके साथ ही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार का जो नेशनल गेम है वो भी हमको होस्ट करने का हमें मौका मिले। निश्चित ही, और बड़ी प्रतिभाएं निकल के आ रही मध्य प्रदेश से। अभी जो वर्ल्ड कप में जो प्लेयर थी क्रांति गौरव मध्य प्रदेश की है, और सरकार ने उसको सम्मानित भी किया है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये तो खैर अच्छी बात है, मगर एक विभाग आपका और है कोऑपरेटिव, जो लगातार खबरों में रहता है। तो आपको क्या लग रहा है कोऑपरेटिव में, जो कि अमित शाह जी ने उसको अपने पास रखा है? देखिए, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि आज़ादी के बाद पहली बार सहकारिता एक अलग विभाग की शुरुआत हुई, खासकर केंद्र में पहले नहीं था। ये कृषि के साथ जुड़ा हुआ, स्टेट में रखते थे लोग इसको, स्टेट में था, केंद्र में नहीं था। और उसमें अमित शाह जी को मंत्री बनाया, और अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, और उसको लेकर पूरे देश में काम हो रहा है। ब्रजेश भाई, मैं अभी पीछे 2 दिन पहले भी माननीय अमित शाह जी ने वहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया था, उसमें वो मुख्य अतिथि थे। अधिकारियों का भी कहना है कि जिस तेज गति से सहकारिता का उन्नयन इस देश में हो रहा है, आगे 5-7 साल में आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। हमारे सामने अमूल, क्रिफ्को, इफ्को जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश में भी हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि को लेकर हमने हमारा जो पैक्स है, जो हमारी प्राथमिक सोसाइटी है, उसमें नए बिजनेस एवेन्यूज खुल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पैक्स मजबूत होता है, सीधे सीधे किसान को फायदा मिलता है। एक मैंने कॉन्सेप्ट नया लेके आया, देश और दुनिया में पहली बार है, कोऑपरेटिव सेक्टर में हम कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। तो कोऑपरेटिव हमारा आंदोलन और पब्लिक का मतलब कॉर्पोरेट, ये दोनों मिलकर हम बिजनेस एवेन्यूज खोल रहे हैं। उसमें ये मैंने बोला दुनिया का पहला मॉडल है। यदि ये सक्सेसफुल होता है, निश्चित रूप से हम बहुत आगे जाएंगे। हमने मैजिस्ट्रेट का एक राइस है, उसके साथ लगभग 15,000 हेक्टेयर में हमने MOU किया हमारी पैक्स के साथ। एक मशरूम वर्ल्ड है, वो CBG बना रहा है, उसके साथ हमने MOU किया। हम बाकी लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हम ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, 20 संघ, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। हम 20 संघ के माध्यम से एक हम ब्रांड शुरू किया हमने, चीता बीज। और मुझे ऐसी उम्मीद है ब्रजेश भाई, आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी तो अगले 5-7 साल में मध्य प्रदेश देश में बीज उत्पादन में लीड करेगा। जैसे क्रिफ्को, इफ्को है, जैसा अमूल है, तो सहकारिता सेक्टर में बीज को लेकर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चीता हमारा ब्रांड है,
उसको लेकर हमने काम करना शुरू किया है। उन्नयन हो और दूसरा आपने बोला चर्चाओं में रहता सहकारिता विभाग, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए, उसकी पारदर्शिता के लिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की पहल की थी और हमें बहुत प्रसन्नता है कि देश में हम नंबर 1 पर हैं। हमने सभी पैक्स को कंप्यूटर से जोड़ दिया, तो उसकी पारदर्शिता, इस आंदोलन की शुद्धता पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारा नारा है कि बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सहकार। तो सहकार की सारी कमजोरियां और सहकार की सारी बदमाशियां सब बंद होगी? नहीं, निश्चित बदमाशी शब्द तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, पर इस सिस्टम में जो कमियां हैं उसको हम पूरी तरह से उसका निदान कर रहे हैं। और आईटी का जब हम सम्मिश्रण करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता आने से कारण ये भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो कम खत्म होती हैं। उस पर हम पूरा प्रयास तो आखिर में हमको ये बताइए कि इतनी व्यस्तता के बावजूद, देश दुनिया में घूमने के बावजूद विश्वास सारंग इतने फिट कैसे रहते हैं? हम लोगों ने आपको सालों से ऐसा ही देखा है। क्या करते हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाता, पर मैं संयमित तो हूँ। थोड़ा भगवान की कृपा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, किसी तरह का कोई व्यसन नहीं है, कुछ शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ और कम खाता हूँ और बहुत थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और थोड़ा समय देने की कोशिश करता हूँ। जॉगिंग वगैरह करते हैं आप? ट्रेडमिल? हाँ, थोड़ा सा ट्रेडमिल तो नहीं करता, पर बाकी थोड़ी सी प्रयास करता हूँ कि फिट रहूँ। उतना फिट नहीं हूँ, पर तो भी प्रयास करता हूँ। नहीं, फिर भी जो खाली वक्त मिल जाता है तो विश्वास सारंग कैसे बिताना पसंद करते हैं? मनोहर जाते हैं क्या आप खाली वक्त कैसे? हाँ, मैं तो वैसे देखिए, मैं खाता कम हूँ पर खाने का शौकीन हूँ, और खासकर इंडियन फूड, वेजिटेरियन इंडियन फूड जो है एकदम देसी, और मैं तो स्ट्रीट फूड का भी बहुत शौकीन हूँ। हमने देखा, आपके साथ भी गए हुए तो बहुत बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को हर समय ऐसे ही, मुझे 5 स्टार का खाना, टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल पसंद नहीं आता। और मैं कोशिश करता हूँ कि सामान्य भोजन, स्ट्रीट फूड हो तो आई प्रेफर दैट। मैं बिहार गया तो लिट्टी चोखा मैंने बहुत खाया, मैंने चूड़ा वहाँ का खाया। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ 2 चीज़ें जरूर करता हूँ, देश में जहाँ घूमता हूँ तो 2 चीज़ें, कि वहाँ के धार्मिक स्थान बिल्कुल, और वहाँ का फूड, ये दोनों को मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि इससे आत्मसात हो सकूँ। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ, पर आजकल लिमिटेड खाने की कोशिश करता हूँ। आप फिल्मों के बड़े शौकीन हैं, हमने देखा, गाने आने भी रहते हैं। तो आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने? मैंने देखी आखिरी फिल्म जो देखी, मुझे याद भी नहीं है कि क्योंकि मैं फिल्म देखता नहीं। ये जरूर है कि कभी कभी जैसे प्लेन में जा रहे हैं तो मेरे बेटा बेटी मेरे आईपैड में कुछ फिल्मों को डाउनलोड कर देते हैं। तो मैंने अभी देखी लापता लेडीज। मतलब वो 10-10 सेकंड बढ़ा के, मतलब यदि 2.5 घंटे की मूवी है तो मैं 1.25 घंटे 1.5 घंटे में देख लेता हूँ। मुझे लगा अच्छी साफ सुथरी पिक्चर थी। भोपाल के पास ही शूट भी हुई है। हाँ। पसंदीदा हीरो आपके? अमिताभ बच्चन। क्या आप तुमसे मिले भी हैं? अरे अमिताभ बच्चन साहब तो देखिए ग्रेट पर्सनालिटी है। मतलब मैं एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, यदि समय अलाउ करें। जब मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिलने गया तो मैं इस लिहाज से गया था कि वो बहुत बड़े आदमी, कहीं मैं मेरी थोड़ी कमजोरी थी, मुझे लग रहा था मैं कहीं दम ना जाऊं, वो इतने बड़े आदमी हैं। जब मैं गया और जब मैं लौट के आया तो लौटते समय ब्रजेश भाई, मैंने उनके 3 बार पैर पड़े और मैंने सर पर हाथ रखकर बोला कि कुछ ऐसा एनर्जी या आपकी कुछ सकारात्मकता हम में आ जाए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो अमिताभ बच्चन साहब बहुत बड़े आदमी हैं। देखिए, वो अभिनेता के साथ साथ इंसान बहुत अच्छे हैं। आप जब उनको व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो अमिताभ बच्चन साहब की सकारात्मकता, वो आप जब उनसे बात करते हैं, वो सेंटेंस में बीच में नहीं बोलते, वो आपको पूरा मौका देते हैं कि आप पूरा सेंटेंस, यदि वो नकारात्मक भी उस पर कोई विचार रखते हैं या कुछ मना करना चाहते हैं तो वो पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद बोले। तो अमिताभ बच्चन साहब बड़े आदमी हैं। बहुत अच्छा वक्त आपसे बिताया, मगर आखिरी सवाल मेरा है कि आपने लगातार 3-4 चुनाव जीते हैं, सरकार में कई भूमिकाओं में रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में आपके चाहने वाले जनता आपको किस भूमिका में दिखना चाहेगी या किस भूमिका में आप दिखेंगे? देखिए, मैं आदर्श स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हो सकता है आपको लगेगा या दर्शकों को लगेगा कि कोई भी नेता तो यही बात बोलेगा कैमरे के सामने, और मुद्दा यही है कि भगवान को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ कि जनता की सेवा अच्छे से करते रहें, घमंड ना आए, एरोगेंस ना आए। और देखिए, नोबडी इज परफेक्ट,
ये घमंड किसी को नहीं रखना है कि मैं एकदम परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण होते तो इंसान कैसे होता। सही बात। तो भगवान शक्ति भी दे। देखिए, मैं कहीं कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार करने में कहीं हिचक नहीं रखता, और हर व्यक्ति चाहता, आप भी चाहते होंगे, बिल्कुल। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको शक्ति मिले, और शक्ति के साथ साथ भगवान सद्बुद्धि भी दे। तो सद्बुद्धि ऐसी कि शक्ति का सही उपयोग हो, चैनलाइज हो जाए, हम में एरोगेंस ना आए, हम में घमंड ना आए, हम जमीन पर रहे, हवा में ना रहे। और मेरी जिंदगी का एक फलसफा है ब्रजेश भाई, यदि आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। यदि आपको यहाँ से अब अपनी गाड़ी तक जाना है तो चलना तो पड़ेगा। आपको एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, उसको कहते हैं चलना। और चलने की प्रक्रिया का मूल भाव क्या है कि आपको एक पैर हवा में रखना होगा और एक पैर जमीन पर रखना होगा। दोनों पैर हवा में होंगे तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे, और दोनों पैर जमीन पर होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिंदगी का फलसफा है कि आप एक पैर हवा में रखिए, एक पैर साधते हुए जमीन पर रखिए, और यदि ये दोनों कॉम्बिनेशन जिंदगी में ठीक होंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे और आपकी आशा आकांक्षा भी पूरी होगी। अब आशा आकांक्षा क्या होगी, तो यही है कि बड़ा सवाल यही है। भगवान की कृपा बनी रहे, जनता की सेवा करते रहें, जिंदगी जितने दिन की है सकारात्मक रूप से निकालें, अनुशासन का, संयम का। और देखिए, आप फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी कुंडली में तो एक ग्रह इधर से उधर बैठ गया, नहीं तो मैं आर्मी में होता। मुझे देश से जबरदस्त प्यार है, मैं देश के लिए, अभी आप बोलेंगे ये मैं आई मीन इट, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा जान देने में। मेरे लिए देश बहुत सर्वोपरि है, सनातन बहुत। हिंदू अब लोग हो सकता कुछ लोग इसको अलग ले, मेरे परिवार में मेरा बेटा मेरी बेटी भी बहुत धार्मिक है। मेरा बेटा और मेरी बेटी भी, हम लोगों के बीच डिस्कस होता है तो केवल धर्म का होता है। मैंने अपने ऑफिस में, आप आए हो, मैंने कुर्सी के पीछे लिखा है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उनकी कृपा बनी रहे और हम सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए जनता की सेवा करें। हमारा विचार सनातन का दर्शन आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े। ये आदर्श की स्थिति, आदर्श की बात नहीं है, ये जिंदगी का ध्येय है। विष्णु जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। आपको शक्ति और सद्बुद्धि प्रभु दोनों दे और आप ऐसे हम्बल बन के जनता की सेवा करते रहें। तो ये थे टॉक टाइम में हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, हमेशा की तरह ऊर्जा से भरे हुए। और अगली बार फिर किसी और शख्सियत से यूं ही मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।